Okay, now the MCQ discussion of the renal physiology. Before I get back to the questions on the MedEd app, let me show you a brief breakup of the topics from which the most past paper MCQs of renal physiology we have seen. Again, this is a matter of recall and the collection, manual collection of the MCQs. You can see the extreme importance of a few topics, including the body fluids, the mechanism of dilute and concentrated urine formation, the mechanism of urine formation itself, renal regulation of electrolytes and fluid volume, plus the acid-base regulations are the most frequently asked questions from the renal physiology. Of course, हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, but these are the some जो हमें अपने पास्ट रिकॉल के ऊपर सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं. तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर रीनल फिजियोलॉजी, प्लीज कीप इन माइंड कि इन टॉपिक्स को तो आपने बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करना है और रिवाइज भी करना है फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स गेट बैक टू ऐप एंड क्रिएट द टेस्ट अगेन ऑफ फिजियोलॉजी. सेलेक्ट द रीनल टेबल है. इनमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के हम एमसीक्यू कोर्स राइट नाउ हम among that I will again be discussing in the sequence जो सबसे ज्यादा repeated MCQ till the a little relatively less frequently attempted MCQ. So पहला क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 and I'm amazed. इसके साथ I have found this figure, a big figure. 86 times at least this has been repeated. Not exactly this one, but based on this concept, this is related to acid-based diagnosis. Based upon its sheer importance, आपके बहुत सारे MCQs इसके ऊपर आते हैं और everybody जिस किसी ने भी पास्ट पेपर्स या पहले FCPS पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, you must have encountered an MCQ on acid-base imbalance. तो लेट मी शो यू क्विक ओवरव्यू कि हम डायग्नोसिस करते किस तरह से हैं एसिड बेस इम्बैलेंस का एंड देन एमसीक्यू. जो स्टार्टिंग फ्रॉम आपको डायग्नोसिस करने के लिए 3 चीजें चाहिए. एक आपको चाहिए पेशेंट के पीएच कितना है, जिसकी डिसाइड करेंगे ईदर द is having acidosis or alkalosis. You can see the average which is 7. अगर हम इसकी रेंज देखें तो 7.35 से लेके 7.5 मोर देन लेस देन दैट labeled as alkalosis and acidosis. After decided this, you will be looking into the bicarbonate level as well as pressure of carbon dioxide level of the patient. नॉर्मल रेंज बाइकार्बोनेट के लिए जो है वो 24 इक्विवेलेंट्स पर लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. अब अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो एल्कलोसिस होगा, अगर कम हो गया तो एसिड. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से एसिडोसिस होगा और कम होने से एल्कलोसिस होगा. तो वंस यू हैव डिसाइडेड एसिडोसिस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं क्या ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. सिमिलरली यू कैन डिसाइड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस था या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. यू रिमेंबर increase in bicarbonate leads to alkalosis or increase in carbon dioxide leads to acidosis and vice versa. Whatever the primary cause is, next थर्ड लेवल के ऊपर आप जो चीज देख सकते हैं, पहले आपने डायग्नोसिस, दूसरा प्राइमरी कॉज, थर्ड लेवल के ऊपर आपने देखना है कॉम्पनसेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई. अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस था तो कॉम्पनसेशन होगी रेस्पिरेटरी पाथवे से. मेटाबॉलिक था तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होगी, रेस्पिरेटरी था तो मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन होगी या रीनल कॉम्पनसेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी बाइकार्बोनेट. रेस्पिरेशन किस तरह से काउंटर एक्ट करेगी. अब एसिडोसिस हुआ हुआ है तो हमने एसिड को कम करना है. रेस्पिरेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एंड try to compensate this acidosis and return the pH back towards the normal. And this will apply to each of these options. Now let's get back to our MCQ. What is this asking for? Okay, this is asking a patient exhibits dyspnea with a pH of 7.35
partial pressure of carbon dioxide is 60, oxygen saturation 75% and bicarbonate level of 16 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो यहाँ पे अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है मैनी टाइम्स के 7.35 तो नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच है, तो समटाइम्स कि वो नॉर्मल रेंज पीएच को कंसिडर नहीं करते, एवरेज पीएच को कंसिडर करके क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया होता है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज पीएच को देखें तो 7.4 है, तो 7.35 होने का मतलब ये है दैट दिस इज अ क्लू टुवर्ड्स एसिडोसिस। सो बेस्ड अपॉन दिस यू डिसाइडेड कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। प्लीज गिव मी अ मिनट कि मेरा पेन काम नहीं कर रहा, लेट मी फिक्स इट एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, जस्ट अ मिनट। चलें, while fixing this let's keep on looking। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि एसिडोसिस है क्योंकि पीएच जो है वो डिक्रीज कर गई है। नेक्स्ट वी हैव टू डिसाइड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अगर पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से यस इट कैन लीड टू एसिडोसिस, दिस कैन बी अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर हम बाइकार्बोनेट लेवल को देखें तो वो डिक्रीज किया हुआ है। अगर बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज करे तो यस दैट कैन बी अ रीजन फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मोस्ट लाइकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एज वेल एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर अपने ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अलोंग विद द मेटाबॉलिक एसिड, दैट इज द मिक्स्ड ऑप्शन है। अनकॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस सकते क्योंकि मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन करना है। This is having a combination of respiratory as well as acidosis, so we will go with opting mixed reason of acidosis and we will label it. Next we'll look at question number 35. Oh, this is 34 times before in past papers. Where does the 100% glucose absorption takes place? So this goes without saying, at the level of proximal convoluted tubule, glucose is completely absorbed और इसमें कोई नहीं। Next is question number 20. It's not moving. What happened? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी एटलीस्ट 31 टाइम्स रिपीट हो चुका है प्रीवियसली, एंड दिस इज आस्किंग अ desert dwelling man who consumes large quantities of water, in which part of the nephron is the majority of water reabsorbed under normal condition? So approximately 65 to 67% of the water reabsorption that occurs at the level of proximal convoluted tubule। अगेन आपको इसमें ट्रिक करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज दे दिए जाते हैं, कभी डिहाइड्रेशन का सिनेरियो, कभी ब्लड लॉस का सिनेरियो, कभी एक्सेसिव फ्लूइड ओवरलोड का सिनेरियो। कोई भी सिनेरियो आ जाए, एडीएच की डेफिशिएंसी या एक्सेस दिखा दी जाए, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अदर देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब जो एडीएच है वो एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल के ऊपर। अगर वो कर भी लेगा तो वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में 2% से बढ़ा के 10% कर देगा, लेकिन स्टिल 67% वाटर रीअब्जॉर्प्शन अभी भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे हो रही होगी। तो मैक्सिमम यू कैन से प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 30
टाइम रिपीट हो चुका है. द मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अचीव्ड थ्रू. और ऑप्शंस में अगर आप देखें तो डिफरेंट क्लियरेंस मैकेनिज्म्स दिए गए हैं और ये एस्टिमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. जो हम डेली बेसिस पे बेडसाइड के ऊपर यूज कर रहे हैं मैकेनिज्म, दिस इज अ गुड एस्टिमेट, बट दिस makes the GFR a little bit most accurate. What we can use is इसको एक्सोजेनसली देना पड़ता है, इसलिए इसको अवॉइड कर लेते हैं हम. लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करनी हो तो नथिंग इज बेटर देन द इन्यूलिन क्लियरेंस फॉर एस्टिमेटिंग द GFR. इसी तरह जो पैरापॉलिक एसिड है इसकी क्लियरेंस को भी यूज किया जाता है फॉर प्लाज्मा फ्लो, जबकि ग्लूकोज की क्लियरेंस को नहीं यूज किया जाता किसी इनडायरेक्ट एस्टिमेशन के लिए. नेक्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज आस्किंग द इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल. रीनल डिसरेगुलेशन से कैल्शियम लेवल डिसरेगुलेट हो सकता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? तो यस ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी सिस्टोलिक अरेस्ट ऑफ द हार्ट. डायस्टोलिक अरेस्ट होगा हाइपोकैल्सीमिया में और सिस्टोलिक अरेस्ट होगा हाइपरकैल्सीमिया में. सो 28 टाइम पूछा जा चुका है इन दी पास्ट पेपर एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर 70 6 times before. A child presents with proteinuria and edema that responds to steroid treatment. What is the likely cause of edema? अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, these are related to the Starling forces. Starling forces दो तरह की होती हैं, those related to hydrostatic and those related to the osmotic pressure. जो osmotic pressure, hydroosmotic pressure कहते हैं, या fill the water or fluid towards itself. अगर किसी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाएं कैपिलरी के अंदर तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरी विल डिक्रीज. जब ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है फ्लूइड को अंदर पुल करने वाली फोर्स कम हो जाएगी. जब फ्लूइड को अंदर पुल करने वाली फोर्स कम हो जाएगी तो फ्लूइड विल बी more filtering outside into the interstitium leading to the development edema. So the likely cause of edema can be low oncotic pressure in this patient. Oncotic pressure क्यों cause होता है इसमें? Because of proteinuria. Protein is being lost. जब प्रोटीन ही कम होगा तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा. बाकी ऑप्शन अगर देखें तो वो भी एडिमा कॉज कर सकती हैं. प्लाज्मा वॉल्यूम के ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो पुशिंग फोर्स है, इट ट्राइज टू पुश द फ्लूइड अवे फ्रॉम इट. अगर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो भी फ्लूइड फिल्ट्रेशन और एडिमा फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन इस पेशेंट की अगर हम बात करें, इसमें पर्टिकुलर हमें क्लू दिया हुआ है प्रोटीन यूरिया का, तो इसमें इज लो ऑनकोटिक प्रेशर. Yes, this is also responsible and this is also responsible for the development of edema, whereas decreased filtration will not edema, rather decreased filtration can lead to edema. लेकिन यहाँ पे based upon the scenario we have the best option to choose is low plasma oncotic pressure. Next is question number 16 जो कि पहले at least 20 times repeat हो चुका है. Condition of lymphedema arises from lymphatic obstruction. This is attributed to. अच्छा, अब lymph जो है उसका काम क्या है? It takes away the fluid from the interstitium. कैपिलरी से फिल्टर भी होता रहता है, absorb भी होता है, whatever is left in the interstitium is lymphatic vessels. अगर किसी वजह से ये lymphatic vessels obstruct हो जाएंगे तो lymph edema cause हो जाएगा, जो कि इस सिनेरियो के अंदर है. तो lymphatic obstruction कैसे हो सकती है? renal failure से, liver failure से होगी. yes, infection हो सकती है lymphatic vessels की, या inflammation and fibrosis से हो सकती है. for example elephantiasis जिसके अंदर inflammation और fibrosis हो जाती है lymphatic vessels की, तो that can lead to इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है. पर्टिकुलर इन्फेक्शन यहाँ पे दी होती तो हम उसको भी चूज कर सकते थे, बट कोई इतना क्लियर कट ऑप्शन नहीं है. तो बेसिकली व्हाट इज कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन? दैट इज द फाइब्रोसिस. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज कलेक्टिंग डक्ट. रिपीट हुआ हुआ है, ऑप्शन बीटा और डेल्टा दोनों ही
सेम है, तो इनमें से आप भी चूज कर लें। इधर कॉर्टिकल और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के लेवल के ऊपर एक्शन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। इसके अलावा लेट डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर भी होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है आपने तो कलेक्टिंग डक्ट चूज कर लें यहाँ पे। अगर ये ऑप्शन के अंदर ना होता तब हम लेट डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का सोचते। क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज रिपीटेड 19 times before. Which hormone primarily regulates sodium potassium electrolyte levels in the body? Again, without saying aldosterone है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? डायरेक्टली भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और इनडायरेक्टली वाया एल्डोस्टेरॉन कराता है, लेकिन इसका पोटेशियम के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिर्फ फ्लूइड रेगुलेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट से नहीं है, और कॉर्टिसोल का भी डायरेक्ट एक्शन नहीं है। डायरेक्टली जो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है वो एल्डोस्टेरॉन है। इट एनहांसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ द पोटेशियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, दिस इज रिपीटेड 17 times at least. It says a patient with a high blood pressure 150/95 millimeters of mercury and elevated renin level, what factor is most likely responsible for heightened renin secretion? अच्छा, इसेंशियल हाइपरटेंशन अगर हम देखें तो ये हम उस हाइपरटेंशन को लेबल करते हैं जिसमें हमें रीजन समझ नहीं आ रही होती, इडियोपैथिक सी रीजन होती है, और उसके अंदर हमें नेसेसरीली इंक्रीज रेनिन लेवल्स नहीं मिल रहे होते। सो वी विल नॉट कंसीडर आंसर इंक्रीज डिलीवरी ऑफ इसकी वजह से तो अगेन रेनिन का लेवल ज्यादा ना होता। जब सोडियम ऑलरेडी ज्यादा हो प्लाज्मा के अंदर तब रेनिन और एंजियोटेंसिन का फंक्शन कम हो जाता है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट एज वेल sympathetic stimulation by the renin of VS. This can increase production of renin with the cause vasodilation of renal arterioles. क्योंकि जब इस्कीमिया होता है रीनल आर्टेरियोल्स का तो उसकी वजह से रेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेशन। अगर यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होता तो हम सोच रहे थे इसको आंसर इंक्रीज ब्लड किडनी, दिस इज डिक्रीज किडनी इज पॉसिबल रीजन फॉर रेनिन प्रोडक्शन, नॉट इंक्रीज। तो ये सारे डायरेक्टली इंक्लूड हो गए हमारे पास सिम्पथेटिक is the possible cause of increased renin production। इसीलिए स्ट्रेस की वजह से जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज है, दैट कैन एनहांस रेनिन लेवल्स, और कंटिन्यूड अगर रहेगा तो वो हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकता है। सो डायरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 which is 15 times before at least. What is the cause of generalized edema in a child? हाइपोप्रोटीनीमिया, yes it can be the cause of generalized edema क्योंकि ये लीड करेगा to the decreased plasma on cortic pressure। increased hydrostatic pressure से भी generalized edema cause हो सकता है। decreased sodium, decreased magnesium directly Starling forces को नहीं affect करेंगे, तो directly this cannot be the cause। this characterized level generalized edema, whereas increased hydrostatic pressure although is a cause of edema but usually this is related to some other condition like कोई heart failure था, हो जाए वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए, तो दोनों में से ही भी ऑप्शन भी ठीक हो सकती है। एंड इन एग्जाम आई होप व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन तो आपको फिर रेलेवेंट कोई क्लू मिलेगा। हाइपोप्रोटीनीमिया का क्लू मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल लेवल फेलियर का क्लू दे दिया जाए आपको कि प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं हो रही, या प्रोटीन यूरिया का क्लू दे दिया जाए कि यूरिन के अंदर लॉस होती जा रही है, मेल न्यूट्रिशन का क्लू दे दिया जाए, तो आप सोचें कि हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से हो रहा है। अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने चूज करना है तो यू वुड बी गिवन अ क्लू लाइक रीनल फेलियर हुआ हुआ है, वॉल्यूम ओवरलोड हुआ हुआ है, एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम में किसी वजह से, या कार्डियक फेलियर हुआ हुआ है, देन यू थिंक अबाउट द इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आई बिलीव व्हेन यू गेट सच क्वेश्चन इन द एग्जाम तो आपको रेलेवेंट क्लू मिल जाएगा, जैसे आप चूज कर सकेंगे द बेटर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, दिस इज आस्किंग ओके again this is related to the body fluid volume regulation, an aspect जो मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जाता है एग्जाम में।
Following a marathon, an individual lost 2 liters of sweat and subsequently consumed 2 liters of water. What is the expected outcome? Okay, to understand this, I will have to show you a diagram. Just give me a second. Okay, so if a non-acclimatized person is exposed to dehydration और excessive sweating हो रही है, मे बी वो मैराथन में रन कर रहा था और यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, डेजर्ट के अंदर ही वॉज एक्सपोज, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हुई. तो जब एक्सेसिव स्वेटिंग हुई तो हाइपोटोनिक स्वेट वॉज लॉस्ट, और जब हाइपोटोनिक स्वेट लॉस हुआ तो वन टियर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कि इस लॉस की वजह से उसके फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. हाइपोटोनिक स्वेट लॉस होने का मतलब है दैट मोर फ्लूइड देन द सॉल्ट वाज लॉस्ट, और अल्टीमेटली जो लेफ्ट ओवर था वो आपको ये डॉटेड लाइन के अंदर नजर आ रहा है कि इस बंदे का जो ऑस्मोलैरिटी है आईसीएफ और ईसीएफ के अंदर वो इंक्रीज कर गया है वाई एक्सिस पे अगर आप देखें, और वॉल्यूम अगर देखें एक्स एक्सिस के ऊपर तो वॉल्यूम्स डिक्रीज कर गए हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का भी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का भी, और ऑस्मोलैरिटी दोनों की इंक्रीज कर गई है. तो आइडियली अगर इस पेशेंट में हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट को जिक्र करें तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट किस तरह से होना चाहिए था कि इसका हाइपोटोनिक फ्लूइड लॉस हुआ है तो इसको उसी ऑस्मोलैरिटी का हम फ्लूइड रिप्लेस करते. रादर में हम एमसीक्यू तो इस नॉन आइसोस्मोटिक फ्लूइड के बाद प्योर वाटर से उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया. अब जो अगर हम बात करें तो 0.9% सोडियम क्लोराइड इज आइसोऑस्मोटिक प्लाज्मा, जबकि प्योर वाटर दिस इज हाईली हाइपोऑस्मोटिक. तो जब आप बहुत हाइपोऑस्मोटिक फ्लूइड दे देंगे किसी पेशेंट को तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी. we have this option over here, decreased osmolarity of the extracellular fluid. अगर तो हम इस रिप्लेसमेंट की बात ना करते, सिर्फ स्वेट लॉस की बात करते, increased osmolarity करेक्ट ऑप्शन हो जाता. Right now, this person has replaced its water loss by pure water intake, osmolarity reduce हो जाएगी. वॉल्यूम की हम बात करें, रिप्लेसमेंट ना की होती तो डिक्रीज आईसीएफ और ईसीएफ वॉल्यूम भी रिप्लेसमेंट है बट उसे कॉम्पनसेट कर लिया वॉल्यूम को, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को नहीं यूज करें. ऑस्मोलैरिटी अब इंक्रीज नहीं रही, ऑप्शन है तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ईसीएच. और डिक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई है प्योर वाटर से विच वाज हाइपोऑस्मोटिक, तो ECF की osmolarity भी ultimately increased कर गए. The diagram that I just showed you, that Darrow unit diagram, again I would suggest you to take the physiology lecture, look into the detail कि किस तरह से hyperosmotic, hypoosmotic loss और gain की वजह से osmolarity as well as the volume impaired. Question number 6, which is repeated at least 4, the calculation of total body water includes. और आपको different indicators नजर आ रहे हैं. This is a matter of factual knowledge. इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक के थ्रू जब हम बॉडी वॉल्यूम को और डिफरेंट कंपार्टमेंट के मेजर करते हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जा सकते हैं. आप बेशक लेक्चर ले लें या बीआरएस फिजियोलॉजी के थ्रू यू गो थ्रू इट, तो ये इंडिकेटर्स बस आपने याद करने हैं. और समरी इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ओवर हियर. अगर आपने मेजर करना है टोटल बॉडी वाटर तो आप ये यूज करेंगे एंटीपायरीन. इंट्रासेल्युलर फ्लूइड करना है तो प्लाज्मा का करना है तो ये यूज करेंगे. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज बाय योरसेल्फ. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टोटल बॉडी वाटर है तो हम एंटीपायरीन को चूज करेंगे.
well option. Next, we will see question number 13, which is 12 times before in the past papers. What is the consequence of spinal cord injury in the sacral region following a road traffic accident? Again, an aspect of conceptual knowledge. और जो different abnormalities of micturition हैं वो घुमा फिरा के बहुत तरीकों से बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर. I hope you can find a summary table to show you. Yes, I found it. तो quickly अगर हम जो 3 abnormalities हैं atonic, automatic और neurogenic bladder की जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, इससे atonic bladder cause होता है if there is a loss of sensory nerve fibers alone, जिसके बाद overflow incontinence हो जाती है. ऑटोमेटिक ब्लैडर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से होता है अबव द सैक्रल रीजन. इसके अंदर जो है पीरियोडिक अनअनाउंस्ड ब्लैडर एम्पुटिंग होती है. और थर्ड जो है दिस इज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. और सिलेक्टिव लॉस होता है कि फैसिलिटेटिव इम्पल्सेस आती रहती हैं और इनहिबिटरी इम्पल्सेस लॉस हो जाती हैं एंड द रिजल्ट इज न्यूरोजेनिक ब्लैडर. अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा क्लूज नहीं दिए गए. कॉन्सिक्वेंस ऑफ देखा जाए तो ओके इंजरी दी सेक्रल कहा गया तो ब्लैडर इंजरी को हम यहाँ पे कट कर देते हैं. सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो डायरेक्ट ब्लैडर तो इम्पेयर नहीं हुआ. स्पेस्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है उसको अगर कंसिडर करें डेट्रोसर मसल इंजरी को भी हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करते. ऑटोमेटिक न्यूरोजेनिक और स्पेसिफिक ब्लैडर के अंदर से अब हमने चूज करना है. जो ऑटोमेटिक ब्लैडर है वो तो कॉज ही होता है बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव द सैक्रल रीजन, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं. अब हमारे जो ऑप्शंस जिसमें से हमने चूज करना है वो या न्यूरोजेनिक ब्लैडर स्पेस्टिक ब्लैडर है. तो स्पेस्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक कलेक्टिव टर्म भी समटाइम्स यूज की जाती है. और न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है इसमें फ्रीक्वेंट अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होती है, जबकि स्पेस्टिक ब्लैडर के अंदर भी इसी किस्म के सिम्टम्स होते हैं. तो ईदर यू कैन ऑप्ट फॉर न्यूरोजेनिक ब्लैडर और फॉर द स्पेस्टिक ब्लैडर. ओवर हियर बोथ कैन बी द करेक्ट ऑप्शन. फर्दर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको साथ साथ कोई ना कोई साइन सिम्टम्स दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या पीरियोडिक अनअनाउंस्ड ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन, समथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पे गिवन द रिकॉल ऑफ द ऑप्शंस या तो ब्लैडर या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर में से आप चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर repeated approximately 11 times before. What changes occur in the nephrogenic diabetes? Nephrogenic diabetes insipidus is that type in जिसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल तो ठीक होता है लेकिन रिसेप्टर लेवल एट द रीनल ट्यूब्यूल्स उसका एक्शन नॉर्मल नहीं होता. जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, वाटर की कंजर्वेशन बढ़ेगी और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब फ्लूइड इज गोइंग टू बी लॉस एज कंपेयर टू दी सॉल्ट्स. तो लेफ्ट ओवर प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, सॉल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे रिलेटिव टू दी फ्लूइड, फ्लूइड कम हो जाएगा. तो ऑप्शंस अगर हम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग. यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड लॉस. ECF osmolarity this can be an option क्योंकि प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट सब ज्यादा हैं. ECS volume increase, this is wrong. Excessive loss and overall volume will decrease. ECF osmolarity decrease, this is also wrong क्योंकि तो लॉस हो सॉल्ट को बच रहे हैं, लॉस हो रहा है.
तो ओनली प्लॉजिबल ऑप्शन जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज ECF की ऑस्मोलैरिटी का इंक्रीज होना है, और दिस सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसके अंदर एक्सेसिव एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा तो ऑस्मोलैरिटी ECF की कम होगी और वॉल्यूम ज्यादा होगा. Next is question number 24. This is also repeated 11 times before. 18-year-old male arrives at hospital, altered mental status, shallow respiration, fruity odor to his breath. Arterial blood gas analysis show a pH of 7.2. Urine testing shows positive ketones. What is most likely diagnosis? Characteristics of एक तो एसिडोसिस तो है ही है इसको, प्लस ये कीटोन्स का अपीयर होना, फ्रूटी ऑर्डर होना, दिस इज ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. हॉन्क हम इसलिए चूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आप एज देखें पेशेंट की तो यंग एज है और करेक्टरिस्टिक इतनी एक्सट्रीम एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, डायग्नोस्ड पेशेंट नहीं है डायबिटीज का एज पर द सिनेरियो, तो दिस इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड कीटोएसिडोसिस. Next, we will look at question number 45. Again, repeat 11 times before. Okay, what is this asking for? GFR is reduced by an increase in. Again, a phenomenon related to the Starling forces. वो सारी चीजें जो फिल्ट्रेशन अक्रॉस द कैपिलरीज को फेवर करती हैं वो GFR को इंक्रीज करेंगी और वो फिल्ट्रेशन को डिक्रीज करती हैं भी रिड्यूस. अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट करें? चलो सबसे पहले वो देखते हैं जिनको हमने ये देख लें. इंक्रीज्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. अगर प्लाज्मा के अंदर कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है फ्लूइड विल लाइक टू स्टे इनसाइड द वेसल्स, और जब रिटर्न GFR, so this can be one possible option. Ureteric dilation is an indirect indication के ureter के अंदर interstitial hydrostatic pressure increase हो गया. For example, there was a stone in bladder or the ureter और उसके पीछे accumulation होती गई जिसकी वजह से hydrostatic pressure increase हुआ. जब यूरेटेरिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द फिल्ट्रेशन अक्रॉस renal capillaries. So indirectly we can this can also be a possible option which is reducing the GFR. बाकी these are related to afferent and the efferent arteriolar aspect. तो glomerular capillaries जो हैं this carry the from the efferent arteriole and then into the efferent arteriole. So this is a tricky concept over here. जब afferent arteriole की dilatation होगी तो इसके अंदर blood flow increase करेगा और GFR भी increase करेगा. तो this is not going to decrease the GFR, rather increase the GFR. Efferent arteriole की कंस्ट्रिक्शन अगर होगी तो अब क्या होगा? दिस इज नॉट ट्रिकी. अगर इफरेंट आर्टरी की कंस्ट्रिक्शन होती है तो अपस्ट्रीम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर हेयर इंक्रीज, जिसकी वजह से अगेन जीएफ इंक्रीज करता है. अगर आप आउटलेट को बंद कर देंगे तो पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज करेगा. तो जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं डायरेक्टली जीएफआर को इंक्रीज कर रही हैं तो इन तीनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे. जो ऑप्शंस हैं दीज कैन लीड टू डिक्रीज इन द जीएफआर. यूरेटेरिक डायरेक्शन को हमने कह लीजिए इनडायरेक्टली रिलेट किया है विद द इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये भी ऑप्शन हो सकती है लेकिन डायरेक्टली स्टेटेड इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा डायरेक्ट है तो चलें इन दोनों में से एक को चूज करना है तो हम कहते हैं जी बेस्ट ऑप्शन जो डायरेक्टली स्टेटेड है वो इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करके जीएफआर को रिड्यूस कर. क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम at least 10 times before a woman diagnosed with breast cancer has total mastectomy, experiences swelling in the lower limb. What is the cause of this swelling? अब mastectomy का clue है तो most likely ये related है
with the lymphatic drainage. जब आपने किया lymph nodes remove कर लिए तो उसकी वजह से भी एडिमा कॉज हो सकता है. प्लाज्मा प्रोटीन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ये, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, सब्सट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, समथिंग टू डू विद लिम्फ. और मिस्टेक्टमी क्योंकि हो चुकी है तो हम कंसिडर करते हैं कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है या मेटास्टैटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, इन दोनों में से आप किसी को चूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हो रही है एडिमा कॉज हो रहा है. एज वी डिस्कस्ड बिफोर के फाइब्रोटिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिम्फ वेसल्स कैन लीड टू causation of the edema. अब lymph nodes और lymphatic obstruction में कुछ उसका नाम भी हो सकते हैं. ओके, अब जबरदस्ती की रीजन बनाई जाए. Obstruction of lymphatic vessel will directly lead to the edema formation, while metastatic infiltration can also lead to edema, but that can lead to local disease rather than the edema in the isolated limb. And if you कोई एक ऑप्शन आपको आए, दोनों ऑप्शंस नहीं होंगी होपफुली. Question number 77. It is also repeated 10 times before at least. Regulation of renal blood flow occurs through which of the following mechanisms? So इसको recall करने के लिए let me show you. Glomerular feedback. Okay. A few mechanisms which regulate the renal blood flow in GFR, including the nervous involvement, the hormonal involvement and the intrinsic feedback control in the kidney, जो कि दो तरह का है, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक और मायोजेनिक मैकेनिज्म्स. We can simply find the tubuloglomerular mechanism aimed at regulation of the renal blood flow. बाकी यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है. डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स, इनको इनडायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है ऑल्दो रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ, बट मोस्ट डायरेक्टली स्टेटेड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एज द ऑप्शन. Next is question number 95, again asked at least 10 times before in the past. Okay. The patient presented with elevated blood pressure. Investigations revealed increased renin level. Which of the following or increased renin concentration? तो जो वाजा रेक्टा है इसका तो सिंपली कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो लूप ऑफ हेनले की ब्लड वेसल्स हैं. जो juxtaglomeralular cells हैं, they sense the delivery of sodium. Sorry, the macular denser cells जो हैं, they sense the delivery of the sodium in the distal convoluted tubule. Juxtaglomerular apparatus का part है. In fact, let me open up the image to show you this. Okay. तो ये जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है, दिस इज हैविंग अ juxtaglomerular कॉम्प्लेक्स, और juxtaglomerular कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर दोनों चीजें आ जाती हैं. मैक्यूला डेंसा आ जाता है जो कि सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी को सेंस करता है, एंड दिस इज डिस्टल ट्यूब्यूल. और juxtaglomerular सेल्स आ जाते हैं afferent और efferent arterioles के अंदर, which are responsible for the release of the autacoid substances. तो जहां तक ताल्लुक है रिलीज ऑफ रेनिन का, अगर वापस आए अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो ऑप्शन वाजा रेक्टा को हमने एक्सक्लूड कर दिया. मैक्यूला डेंसा जो है वो सेंस कर रहा है डिलीवरी ऑफ सोडियम क्लोराइड को, और आई थिंक लेट मी चेक इट, गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स. रिलीज इज
Okay, give me a minute, please. Okay, yes. जो ये renin है, this is the autocoid substance released from the juxtaglomerular cell. The key is wrongly in the app, and I hope I'll correct it later on. तो macula densa जो है, this is there for looking into the film chloride related to the distal convolution, and this is not responsible for the release of renin. जो release juxta सेल से हो रहा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज्ड फिर हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं. कुछ जगहों पर ये भी सस्पेक्टेड है कि पेटिबुलर कैपिलरी के जो इंटरस्टिशियल भी रिस्पांसिबल है, बट जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स तो हैं ही हैं, तो हम इसको चूज कर लेते हैं यहाँ पे एज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी विल लुक इनटू question number 11. This is also repeated in the past papers exams. It is asking for a patient arrives at the emergency room in an unconscious state exhibiting respiratory distress. An empty aspirin bottle is discovered nearby. Which is the effective treatment in removing the aspirin from the system? तो अगर एस्पिरिन आप देखें तो वो सैलिसिलिक एसिड होती है. अब एसिडिक कंपोनेंट को अगर रिमूव करना है तो यू विल अप्लाई सम बेसिक कंपोनेंट, और बाइकार्बोनेट जो है दिस इज एल्कलाइन इन नेचर, तो सिंपली इसको एडमिनिस्टर करके आगे है जी क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज 8 times before, and this is related to the SIADH, that's the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Before looking at the options, हम देखते हैं जब excessive antidiuretic hormone होगा तो excessive fluid option होगी, जिसकी वजह से ICF और ICF का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज जाएगा और ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी. जबकि यूरिन का अगर देखें तो वॉल्यूम कम रहेगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी. ऑप्शंस देखें. which distinguish a typical individual करने के लिए ऑस्मोलैरिटी देखी जा सकती है, ऑस्मोलैरिटी भी देखी जा सकती है, एडीएच के लेवल भी देखा सकते हैं. Combination of all these findings we can decide if this patient is having SIADH or not. So all of the above is the best option. Next is question number 27, and this is also repeated 8 times before. This is asking a patient presents with headache, elevated intracranial pressure, and is classified as which type of the fluid. तो अगर हम अपने क्लासिफिकेशन को देखें फ्लूइड की तो आपको दिखा देते हैं. हम डिवाइड करते हैं इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, फिर एक्स्ट्रासेलुलर को डिवाइड किया जाता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर. एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन टोटल बॉडी अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द इंट्रासेलुलर. CSF जो है वो इनमें से किसी कैटेगरी में लाई नहीं करता. जो स्मॉलर कैविटीज हैं लाइक दी पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, जॉइंट कैविटीज का फ्लूइड, CSF फ्लूइड इज categorized into this smaller category. Correction over here for the C. Next is question number 38. And this is also repeated approximately 8 times before. Which acid-base disturbance is likely to be observed in a patient diagnosed with emphysema? अब जो emphysema का patient है उसके अंदर there is going to be respiratory difficulty. जब respiratory membrane destroy हो जाएगी तो gaseous exchange impair हो जाएगा. तो this is most likely to rise in the plasma carbon dioxide concentration. Not positive base success not related. Decrease in bicarbonate ये metabolic cause है, ये related नहीं है. हाइड्रोजन का भी डायरेक्टली कम या ज्यादा होना मेटाबॉलिज्म के साथ है.
तो डायरेक्टली जो है एम्फाइसीमा में होगा वो कार्बन कंसंट्रेशन है, से हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे और पीएच डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 100 and repeated approximately 8 times before, and this is okay, very good question, asking us to calculate the net filtration pressure और हमें स्टार्लिंग फोर्सेस दे दी गई हैं। स्टार्लिंग फोर्सेस जो फोर्सेस फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं, प्रेशर इज फेवरिंग फिल्ट्रेशन। बोमेन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है दिस इज द इंटरस्टिशियल प्रेशर इक्विवेलेंट, तो ये हिंडर करेगा फिल्ट्रेशन को, ये कैपिलरी है और इसने इस कैप्सूल के अंदर फिल्टर, तो कैप्सूल का जो प्रेशर है फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा और जो कैपिलरी का प्रेशर है वो फेवर करेगा। इसके बाद है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर विच इज 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ये भी रीएब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा या फिल्ट्रेशन को हैम्पर करेगा, तो ये अपोजिंग हैं 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो फिल्ट्रेशन की फोर्स है। अगर हम निकालें तो वी गेट filtration pressure of 18 millimeters of mercury over here. This is how, if you just have the basic knowledge कि कौन filter favor कर रहा है कौन oppose कर रहा है, you can calculate. Next is question number 78. This is repeated at least once before. और ये क्या कह रहा है, in a patient with ethanol poisoning, acidic poisoning है, which what would be the anion gap is 135, क्लोराइड का लेवल भी दे दिया गया है और बाइकार्बोनेट का लेवल भी दे दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनमेयर्ड कैटायन वर्सेस अनमेयर्ड एनायंस। कैटायन का लेवल 150 है, 105 है, डिफरेंस देखें 30, तो दिस इज गोइंग टू बी द एनायन गैप इन दिस पेशेंट, और इसको हाई एनायन गैप एसिडोसिस है because of next number 174. Ask for ये भी repeated है at least 7 times before, and it says participant in a clinical trial takes sodium supplements daily, yet their sodium level remains at 139 milliequivalents per liter. नॉर्मल जो है वो 142 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है। विच हार्मोन प्राइमरीली रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स द नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन, तो अगर इतना सोडियम सप्लीमेंटेशन हो रही है उसके बावजूद जो है सोडियम की कंसंट्रेशन मेंटेन कौन कर रहा है। अब आप सोडियम सप्लीमेंट दें या ना दें, ऑप्शंस में देखें तो एक ही हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ, तो विच इज एल्डोस्टेरोन। Lastly, we will attempt from the renal physiology. This is also asked this time before. The resistance in glomerulus is defined as. अब glomerulus अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि afferent arterioles drain करती हैं into glomerular capillaries, ये capillaries drain करती हैं into the efferent arterioles. तो अब जो रेजिस्टेंस है ग्लोमेरुलस कौन सी लेवल के ऊपर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इट इज द सम ऑफ द afferent and the efferent arteriolar resistance. So we will attempt it like this, क्योंकि this is something जो हमने डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 46 which is related to the amount of the intracellular fluid कितना है। यूजुअली जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको बॉडी वेट दिया जाता है और आपको कैलकुलेट करने का कहा जाता है। यहाँ पे आपको एवरेज दिया गया है, तो ऑन एवरेज अगर 60 kg मैन के अंदर आपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैलकुलेट करना हो तो यू कैन कैलकुलेट इट एज दी 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। तो आप उसके वेट को मल्टीप्लाई करें 60 से, आपको टोटल बॉडी वाटर मिल जाएगा, एंड देन आपने जौन सा भी कंपार्टमेंट कैलकुलेट करना हो वो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है ओवरऑल अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम,
उसके लिए I will show you. Okay, this calculation. जी, ये 70 kg मैन के अंदर टोटल बॉडी वाटर 42 लीटर्स होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम 28 लीटर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफ यू जस्ट मेमोराइज दिस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको कोई भी वेट आ जाए, बेशक नॉर्मल वेट आ जाए, ज्यादा या कम आ जाए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे सेशन ऑफ द रीनल फिजियोलॉजी MCQ. Okay, yes, I confirm that again. All of these can be used for decreasing the gastroesophageal reflux disorder, but we have choose the decreased fatty acid diet, lifestyle modification. अब मजीद ट्रीटमेंट्स के ऊपर जब हम जाते हैं, जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फेल हो जाए और फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के ऊपर जाएं, उसमें भी पहले PPIs के ऊपर, और अगर इफ दैट फेल्स टू तो फिर अल्टीमेटली सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर. दैट इज व्हाई वी चोज दिस वन. एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर डिस्कशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी MCQs एज वेल. एंड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और do join us on our social media handles, download the Meded app, go through the lectures of the Medicos Academics and the topic wise MCQs. Thank you very much for joining us. All the best.